ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम आपके सामने वैदिक विज्ञान के बारे में आपको एक क्रमबद्ध तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने आए हैं। एस्ट्रोलॉजी एक एक साइंस है, एक वैदिक विज्ञान है, जिससे हम किसी भी मनुष्य पर होने वाले किसी भी ग्रह का प्रभाव को हम देखते हैं और उसी से हम प्रेडिक्शंस करते हैं कि आने वाला समय उस जातक के लिए कैसा रहेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। और अगर अच्छा रहेगा तो कैसे रहेगा, और बुरा रहेगा तो उसे क्या उपाय उसको करने हैं ताकि अच्छा समय और अच्छा हो जाए, बुरे समय के अंदर इसके अंदर कमियाँ आए, रोक सकें। तो को हम इंग्लिश में, आप सभी को पता ही होगा, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ और मेरा ये दावा है कि अगर आप इस मेरी जो ये लेसन्स हैं जो मैं इसमें आपको इसमें डाल रहा हूँ, अगर आप इसको क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल पूरा ज्ञान हो जाएगा, जिससे आप किसी की भी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, उसको पढ़ना सीख सकते हैं, उसके फलादेश को पढ़ सकते हैं और उसको कैसे देखना है मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूँगा। तो इसको हम इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने बताया, एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, बहुत बड़ी आधारभूत है, वेदों में, ग्रंथों में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत बड़ा व्याख्यान है। अब एस्ट्रोलॉजी का आधारभूत क्या है, उसकी बैकबोन क्या है, आधारभूत आधारभूत क्या है, एस्ट्रोलॉजी का आधारभूत क्या होता है? सबसे पहले हम इस विषय में बात करते हैं। दोस्तों, आधारभूत वैदिक विज्ञान का दो चीज़ों पर निर्भर करता है। वो क्या क्या है? एक तो 9 ग्रह की स्थिति और इसके अंदर आने वाली, अंतर्गत आने वाली 12 प्रकार की राशियाँ। मेरे ख्याल से इन वाक्यों से, इन शब्दों से आप लोग वाकिफ़ होंगे कि 9 ग्रह होते हैं और 12 प्रकार की राशियाँ होती हैं। और राशियाँ राशियाँ जो होती हैं, आपको पता ही है, राशियाँ जो हैं नक्षत्रों का एक समूह होती हैं। नक्षत्र का समूह होती है, जिसका विवेचन मैं आपको इस वीडियो में करूँगा। थोड़ा सा इस नक्षत्रों को समझने से पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिकली मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर ये मैं सपोज करता हूँ कि ये ग्रह है, जैसे ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, और यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ हमारी अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ जो ये ग्रह रिवॉल्व कर रहे हैं या एक परिधि के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो इन ग्रहों का जब ये पास आते हैं या जब नज़दीक जाते हैं पृथ्वी से, ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, या एक इंडिविजुअल पर, एक इंटेलेक्चुअल, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और इस टोटल जो ये घुमाव जो ये ग्रह करते हैं, ये टोटल 360 डिग्री का होता है। इसका टोटल जो है 360 डिग्री ये टोटल घूमते हैं। अगर मैं इसी ऑर्बिट को अगर मैं 12 जगह पर इसको डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर मैं इनको 12 जगह इसको बराबर बराबर से विभाजित कर दूं, तो जो ये एक हिस्सा निकल के आता है दोस्तों, इसी को हम राशि बोलते हैं। और क्योंकि ये 12 हिस्से हैं, तो ये इसका जो वो होता है टोटल 30 अंश का होता है। यानी कि 12 राशियां होती है और एक राशि 30 अंश की होती है, वो हो जाती है। राशियां नक्षत्रों का समूह होती हैं। अच्छा, जैसे कि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के अंदर में 4 चरण होते हैं। बोलते हैं ना, 4 पहर होते हैं, 4 चरण होते हैं। यानी कि 27 इंटू में 4 इज इक्वल टू 108 नक्षत्र चरण होते हैं।
देखिए समझते जाइएगा, ये बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल शुरुआत से। जो सबसे पहला अध्याय है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर राशियाँ, राशियों के अंदर नक्षत्र, और नक्षत्र के अंदर कितने चरण होते हैं, और टोटल कितने नक्षत्र चरण होते हैं, 108 होते हैं जैसे मैंने बताया। अगर मैं दोस्तों इसको 12 से अगर भाग कर देता हूँ, यानी कि जैसे 12 राशियाँ होती है ना, तो अगर मैं इसको भाग कर देता हूँ 12 से, तो ये निकल के आता है, सॉरी, 9 नक्षत्र होते हैं ना, एक राशि में 9 नक्षत्र होते हैं। अगर मैं इसको भाग कर देता हूँ तो ये टोटल 12 राशियाँ निकल आती हैं। ठीक है, ये 12 राशियाँ निकल आती हैं। और अगर मैं ये होगी राशियों की बात, मतलब एक राशि के अंदर, कहने का मतलब ये है, जो टोटल जो इसका नट सेल में जो मैं बात कहना चाहूँगा कि एक राशि में 9 नक्षत्र चरण होते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं अभी तक आपको बताना चाह रहा हूँ, कि एक राशि में 9 नक्षत्र चरण होते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना हो गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम आपसे राशियों के बारे में। ये तो अभी हमने बात की है ग्रहों के बारे में, ग्रहों के बाद नक्षत्र की बात की है। अगले चरण पे हम बात करेंगे आपसे राशियों के बारे में। तो 12 राशियां होती हैं। पहली होती है मेष राशि। अच्छा, पुराने टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने इन राशियों का जो नामकरण किया है, इनका नामांकन किया है इनकी शेप के ऊपर, तथा उनके जो जिस तरह से वो दिखती है, जिस प्रवृत्ति में वो दिखती हैं, उसी के आधार पर इनका नाम किया है। जैसे मेष भीड़ की तरह होती है, मैं आपको बताता चलता हूँ। वृषभ राशि जो होती है वो बैल की तरह दिखती है। उसके बाद मिथुन होती है, मिथुन राशि तीसरे नंबर के। मिथुन जोड़े की तरह होती है, जोड़ा, जैसे जोड़ा होता है। चौथे नंबर की राशि होती है कर्क। कर्क राशि जो होती है केकड़े की तरह दिखती है। पांचवा सिंह राशि। सिंह राशि शेर की तरह दिखती है, इसलिए इसको सिंह बोला जाता है। छठे नंबर की जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि लड़की की तरह दिखती होती है, इसलिए इसको कन्या बोला गया है। सातवीं तुला। तुला मतलब तराजू। आठ नंबर अपना, 8 नंबर वृश्चिक। वृश्चिक जो होती है बिच्छू की तरह होती है। 9वां नंबर धनु राशि। धनु राशि एक एक ऐसी आकृति होती है जैसे घोड़े जैसा आदमी होता है, जो नीचे से तो घोड़ा दिखता है, ऊपर से आदमी दिखता है। और 10वां नंबर जो होती है वो है मकर। मकर राशि मगरमच्छ पे होती है, जैसे नाम बता ही रहा है। फिर 11वीं कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि घड़े की तरह होती है। और 12वीं राशि होती है दोस्तों मीन राशि। मीन राशि मतलब मछली की तरह दिखने वाली। ये 12 राशियां होती हैं जिनके ये अपने अपने ये कर्म होते हैं, जिनके ये सीरियल वाइज होते हैं। तो हमने अभी बात कर ली 9 ग्रह और 12 राशियों के बारे में, मैंने आपको बता दिया है ना। अब ग्रह जो होते हैं, देखो ग्रह 2 तरह के होते हैं। 9 ग्रह होते हैं, है ना। और 9 ग्रह में, 9 ग्रहों में 7 ग्रह तो ऐसे होते हैं जो कि मूल ग्रह होते हैं। तो मूल ग्रह के अंदर कौन कौन से ग्रह आते हैं? सबसे पहले आएगा मंगल। ठीक है, मंगल के बाद में आएगा अपना बुध, शुक्र, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि। ये होते हैं 9 मूल ग्रह। और 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो छाया ग्रह बोलते हैं। ये होते हैं छाया ग्रह। छाया ग्रह कौन कौन से होते हैं? राहु और केतु। राहु और केतु ये 2 छाया ग्रह होते हैं। इन ग्रहों का क्या होता है कि ये जिसके साथ भी रहते हैं ये उस पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। एक छाया ग्रह होते हैं तो ये उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो राहु और केतु ये टोटल 9 ग्रह हो गए, है ना। अब इन ग्रहों का सीधा प्रभाव होता है, वो ग्रह तो उनको तो बोलते हैं ग्रह। और कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जिनका हमारे ऊपर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो होते हैं उपग्रह। एक टर्मिनोलॉजी और निकल के आई है, उपग्रह। तो उपग्रह कौन से ग्रह होते हैं दोस्तों? जो हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं
और जिनका हमारे ऊपर कोई विशेष कोई होने का, इनका प्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उपग्रह भी आजकल जो ज्योतिष के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो वो उसके अंदर उपग्रह भी आजकल मेंशन करने लगे हैं। जैसे नेपट्टून या प्लूटो है, ये उपग्रह है, लेकिन हम हमारे इस वैदिक साइंस के अंदर हम उपग्रहों के बारे में कोई भी बात नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते हैं। हमारा जो भी प्रभाव पड़ता है इन्हीं 9 ग्रहों के वजह से पड़ता है, और इन 9 ग्रह के बारे में ही हम आपसे पूरे के पूरे इस सेशन के अंदर हम आपसे बात करेंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि इन ग्रहों का जैसे क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे आपने सुना होगा ज्वार भाटा, है ना, ज्वार भाटा होता है। अब ज्वार भाटा होता क्या है कि जब सूर्य और चंद्रमा का जब युति होती है, उसके जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सूर्य और चंद्रमा की, वो एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रिएट करते हैं पृथ्वी पर, जिससे पृथ्वी को एक ऐसा बल लगता है जिसके परिणाम स्वरूप जो जल होता है वो नीचे न जाकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इसी को हम ज्वार भाटा बोलते हैं। जल ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जब इन ग्रहों का इस पृथ्वी पर इतना प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के कारण मतलब जल जो है अपना जो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके ऊपर की तरफ जाता है, तो आप इस बात को समझो कि एक मनुष्य जो होता है वो भी तो एक 70% जल से ही बना हुआ है। तो उसके ऊपर भी इन ग्रहों की स्थिति का बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है, और उसी के ही समकक्ष ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी के इर्द गिर्द होती हैं। अब हमारे को जो जानने वाली चीज़ें हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि जब पृथ्वी से सारे जो ग्रह जब ऐसे रिवॉल्व करते हैं, अब मान लो किसी जातक का आज की तारीख में जन्म होता है, तो जन्म के समय पर इन 9 ग्रहों की, इन 9 के 9 ग्रहों की जो भी स्थिति हमारे एक मैप के अंदर या एक चित्रण के अंदर होती है, उसी को ही हम कुंडली बोलते हैं। और उसी कुंडली का विवेचन करके ही हम जातक के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं कि वो उसका नैन नक्षत्र कैसा होगा, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, माता पिता का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहन का मिलेगा, बड़े भाई का मिलेगा, या उसको और ऐश्वर्यशाली जीवन होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। ये सब हम इन्हीं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये तो दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ हुई जो मैंने आज के आपको इस सेशन के अंदर बताई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप इसको एक बार 2 बार आराम से देखिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही मेरा दूसरा सेशन आएगा। अगर आपने ये सेशन देख लिया तो दूसरा सेशन को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको इन राशियों के बारे में और डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन से स्थान पर होता है, कुंडली का कैसे हम निर्माण करते हैं, अगले उसमें बताऊँगा। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अगले 10 से 15 सेशंस के अंदर मेरे आपको कुंडली का विवेचन करना आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने लिंक के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर किसी जातक को कोई परेशानी है या किसी को कुछ भी अपने विषय में, व्यक्तिगत विषय में या किसी के बारे में पूछना है, तो वो हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात करके उसके बारे में हमसे जान सकता है। ये उसके लिए हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।